Assalamu alaikum dear students. Today our topic is cellular organization from class 9 book of biology. All organisms are made up of either one or many cells. Some organisms may be unicellular, which consist of only one cell, and some organisms consist of many cells because their body consists of many cells. They are multicellular organisms. There are three types of cellular organization. The first one is unicellular organization. Uni means one. In this organization, single cell organisms are included. Their bodies consist of only single cell. And the work is distributed among different organelles. इनकी बॉडी एक ही सेल पर मुश्तमिल होती है एंड जो वर्क होता है, जो काम होता है, सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज होती हैं और हर एक ऑर्गेनेली अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है जिसको हम कहते हैं द डिवीजन ऑफ लेबर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑर्गेनेलीज. सिंगल सेल कैरिंग आउट ऑल द वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ. एक ही सेल तमाम फंक्शन परफॉर्म करती है. उस सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं हर एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है जिसकी बदौलत सेल जिंदा रहता है. ठीक है, वो वाइटल एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं, क्या होती हैं? लाइक रिस्पायरेशन, लाइक डाइजेशन, लाइक एक्सक्रीशन, लाइक रिप्रोडक्शन. अब सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं, अब सेल के अंदर फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? रिस्पायरेशन. ठीक है, सेल के अंदर डाइजेस्टिव वैक्यूल्स पाए जाते हैं जिसका काम है डाइजेशन. सेल के अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं जिसका काम है एक्सक्रीशन एंड सो ऑन. These types of organisms can live independently. ये organisms independently रह सकते हैं, survive कर सकते हैं. And these organisms are found in water. ये पानी में पाए जाते हैं. The first example is Euglena. It contains flagellum. Flagellum का काम क्या है? Movement. It contains eye spot which is sensitive to light. It contains nucleus and it contains chloroplast which perform photosynthesis. The second example of unicellular organization is amoeba. Amoeba is also a unicellular animal. It contains food vacuole which perform digestion. It contains nucleus. It contains contractile vacuole which perform excretion. The outer layer is ectoplasm. Ecto means outside, plasm means layer. So outer layer is called ectoplasm. The second layer which is present inside, endo means inside, plasm means layer. So the inner layer, the second layer is endoplasm. इसी तरह आपकी बुक में क्लैमिडोमोनस की भी डायग्राम given है and Chlamydomonas, this is a Chlamydomonas on page 17. So Chlamydomonas is also a unicellular plant. It also belongs to unicellular organization. Now the second organization is colonial organization. ठीक, there are certain organisms which are unicellular but they live in groups and make colonies. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि जिनकी बॉडी एक ही सेल पर मुश्तमिल होती है लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं रहते, वो ग्रुप्स के फॉर्म में रहते हैं और उनके इन ग्रुप्स को हम कॉलोनीज कहते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड द कॉलोनियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स. दिस इज कॉल्ड कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक, एंड द एग्जांपल इज वोल्वॉक्स. वोल्वॉक्स क्या चीज़ है? वोल्वॉक्स इट इज़ अ ग्रीन एल्गा. ये एल्गी है. ठीक है, इट इज़ अ ग्रीन एल्गा. इसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है. हर एक सेल फोटोसिंथेसिस करता है, अपने लिए खुद खुराक बना सकता है. दे लिव्स इन वाटर. पानी में रहते हैं वोल्वॉक्स. वोल्वॉक्स सेल्स मेक अ स्मॉल कॉलोनी एंड स्मॉल कॉलोनीज मेक अ बिग कॉलोनी. वोल्वॉक्स सेल्स, पहले ये देखें, ये मैंने डायग्राम जो ड्रॉ की है, दीज आर द स्मॉल कॉलोनीज. ठीक है, फिर ये स्मॉल कॉलोनीज बहुत सारे मिलकर एक बड़ी कॉलोनी बना लेते हैं. ठीक, an individual Volvox cell cannot live independently. एक individual Volvox cell खुद जिंदा रहना नहीं रह सकता independently क्योंकि ये सेल दूसरे सेल पर डिपेंड करते हैं, इन्हिसार करते हैं कुछ फंक्शंस के लिए. ठीक है, as the cells are colony are dependent on each other because some cells are specialized for mobility while some for reproduction. अब आप इस डायग्राम में देखें
इस डायग्राम की जो इनर कॉलोनीज है दे हैव नो सिलिया, लेकिन जो आउटर बाउंड्री पे जो सेल्स पाए जाते हैं उनके साथ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं विच इज़ कॉल्ड सिलिया। सिलिया का काम क्या है? मूवमेंट करना, ठीक है। और इसी सिलिया की मदद से ये कॉलोनी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। फिर यहाँ पे मैंने एक इंडिविजुअल सेल भी ड्रॉ किया है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। ये देखिए इसके साथ सिलिया है, सिलिया का काम क्या है? मूवमेंट करना, ठीक है। तो जो ये सिलिया है वो इनर सेल्स में नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से इंटरनल सेल्स मूव नहीं कर सकते। इस सिलिया की बदौलत वो सेल्स एक जगह से दूसरी जगह, ये कॉलोनी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, ठीक। सो this division is above cellular level and this is a trend towards more complex division of labor in multicellular organisms, ठीक। अब जो ये है आपने देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक सेल पर मुश्तमिल होती है उनकी बॉडी, और एक ही सेल तमाम फंक्शंस परफॉर्म करती है, लेकिन यहाँ पर जो सेल्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कॉलोनी के सेल्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं कुछ फंक्शंस के लिए। मीन्स दिस इज़ अ ट्रेंड टूवर्ड्स मोर कम्प्लेक्स डिविजन ऑफ लेबर। अब इनके दरमियान जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें कम्प्लेक्स डिवीजन की तरह ले जाती है, विच इज़ फाउंड इन मल्टी सेलुलर organisms, which are found in multicellular organisms. So the third organization is multicellular organization. In multicellular organization, cells are organized into tissues which in turn form organs. Organs make organ systems and then organ systems collectively make a whole organism, ठीक। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में तमाम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स शामिल होते हैं, ठीक। ज़िंदगी की इब्तिदा एक सेल से होती है, बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज़ बना लेते हैं, ठीक। टिश्यूज़ आपस में मिलकर ऑर्गन्स बना लेते हैं, रिलेटेड ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम्स बना लेते हैं, और फिर कलेक्टिवली तमाम ऑर्गन सिस्टम्स एक होल ऑर्गेनिज्म को बिल्डअप कर देते हैं, ठीक है। दिस इज़ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। Example is mustard plant, frog, man. For example, आपके सामने मैंने जो डायग्राम ड्रॉ की है, it is a mustard plant. It is a Brassica plant. Brassica campestris is the scientific name of mustard plant. Mustard plant body, it consists of vegetative parts and reproductive parts. Vegetative parts कौन से हैं? Vegetative parts कौन से हैं? Leaves, stem, roots, branches are the vegetative parts and the reproductive part is the flower. तो जब vegetative part and reproductive parts आपस में combine होते हैं तो as a result it constitute a plant body. It constitute a plant body. इसी तरह अगर मैं आपको frog में या man में कहूँ तो man consist many systems, organ systems like digestive system, excretory system, reproductive system, ठीक। तो जब ये तमाम सिस्टम्स आपस में कंबाइन होते हैं एज अ रिज़ल्ट उस एक एनिमल को वो बिल्डअप करते हैं, या वो एक ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं इसमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन होकर पूरे एक होल ऑर्गेनिज्म को बिल्डअप करते हैं, उसको बनाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडे टॉपिक, द समरी ऑफ, दिस इज़ द समरी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन।